ओके फोक्स, वेलकम टू सीआर कॉन्वर्सेशंस। ये हमारी वीकली मीटिंग है जिसमें हमारे साथ शबर जैदी हैं, शाहिद कारदार हैं, अपना असद अली शाह साहब हैं और सलमान शाह साहब होपफुली विल जॉइन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। तो कोशिश कर रहे हैं हम जरा रेगुलर इसको। अब मसला ये है जी कि बजट आने वाला है, बजट का तमाशा शुरू हो गया और बजट के तमाशे में वही बात हो रही है, आईएमएफ क्या कह रहा है, आईएमएफ ने क्या नहीं कह रहा, और ये बात हो रही है कि जी कितना टैक्स पड़ेगा और एक्सपेंडिचर की कोई बात नहीं हो रही। तो वो साइड पे बात, हमारे पैनल ने पिछली बार जब बात हुई थी उन्होंने कहा था कि जी हमने जरूर बात करनी इकोनॉमिक गवर्नेंस, बिकॉज प्रॉब्लम इकोनॉमिक गवर्नेंस का है। अगर बजट को देखें तो बजट इज जस्ट वन मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस, बिकॉज ऑल द बजट इज डूइंग इज एक्चुअली जस्ट टेलिंग अस कि जी हुकूमत का खर्चा कितना है, उसको कितनी इनकम चाहिए, एंड दैट हैज टू फिट इनटू द इकोनॉमिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कि कंट्री क्या चाहती है और उसको क्या चाहिए। तो बजट एक छोटी सी रिफ्लेक्शन होती है उस चीज की, पर हमारे मुल्क में बहुत बड़ी चीज बन गई। तो अब इकोनॉमिक गवर्नेंस में जो बात हो रही थी उसमें जनाब असद अली शाह साहब ने 2 आर्टिकल लिखे हैं न्यूज में, वेरी गुड आर्टिकल। असद साहब, वुड यू लाइक टू गिव अस अ क्विक समरी ऑफ दैट? जी, थैंक यू नदीम। देखिए, मेरा अपना पर्सनल ख्याल जो है वो ये है कि इकोनॉमिक गवर्नेंस आपकी ओवरऑल गवर्नेंस से अलग नहीं है। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस जो है दे आर फंडामेंटली इंटरलिंक्ड, एंड दिस इज व्हाट आई हैव हाइलाइटेड इन माय 2 आर्टिकल्स। First I have highlighted the fundamental issues with our governance in the 3 organs of the state, starting with the parliament, how our parliament is dysfunctional, our executive, there is no oversight and accountability of the executive by the parliament, and judiciary does not deliver the right verdicts, and obviously uski independence and effectiveness compromised hai. And all of that is because of our political parties are not, and the leadership is really not too much concerned about good governance, because they have a substantial influence on all these 3. And the 5th cross-cutting, fifth theme, 5th front is because of whatever reasons our civil-military relationship are not in line with जो good governance और constitutional governance होनी चाहिए। और क्रॉस कटिंग थीम्स जो हैं इनके साथ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड लोकल गवर्नमेंट, ये 3 चीज़ें मैं समझता हूँ कि साथ एड्रेस करेंगे। तो उसमें आई हैव हाइलाइटेड व्हाट आर फंडामेंटल इश्यूज एंड आई हैव आल्सो प्रपोज्ड सॉल्यूशंस, बट ऑब्वियसली all of these will only happen if we have leadership which thinks beyond their self-interest. मतलब self-interest is also important, लेकिन they think of, they have public interest जो है उसको भी साथ प्रोटेक्ट करना है या ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी देंगे तो ये चीज़ें दुरुस्त हो सकती हैं। तो ये सारा एक होलिस्टिक निज़ाम होता है, वही कौमें तरक्की करती हैं जहाँ पर ये चीज़ें बेहतर होती हैं। ज़ाहिर है एकदम नहीं होती, बतदरीज होती हैं, एक पाथ होता है। अनफॉर्चुनेटली वी आर इन अ सर्कल, 1 स्टेप फॉरवर्ड और 2 स्टेप फॉरवर्ड्स एंड 1 स्टेप बैकवर्ड वाली बात है। एंड आई थिंक एक और जो इशू और फंडामेंटल प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, मेरे ख्याल में विच हैज़ ऑल्सो हेल्ड अस बैक, इज के जो हमारी वो भी एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, विच इज़ मीडिया। मीडिया भी हमारा जो है वो इट डजंट रेज द रियल इश्यूज, दे डोंट raise the real issues with the political leaders, with the military leaders, with हम hypocrisy जो है ना वो परवेसिव है हमारी सोसाइटी में। So these are in my view fundamental issues. स्पेसिफिक चीजें भी मैंने हाईलाइट की हैं। तो वेरी गुड। देखिए पॉइंट ये है कि आई थिंक वन ऑफ द रीजन दैट वी ऑल काइंड ऑफ फेल, बिकॉज जो है जो मैं हिस्ट्री में देखता हूँ, उन्होंने जब
पॉपुलेशन तक पहुंचा दी की चीजें, फॉर एग्जांपल उन्होंने बताया कि जी यूनिवर्सल सफरेज चले, वी नीड टू कंजील दीज डाउन टू शॉर्ट कॉन्क्रीट थिंग्स जो कौम समझ सके। फॉर एग्जांपल जब उन्होंने किया था कि जी यूनिवर्सल सफरेज की बात की, तो उन्होंने कहा जी सफरेज तो बियॉन्ड द टैक्स पेयर, पहले तो टैक्स पेयर लैंड ओनर्स होता था, फिर वो बढ़ती गई बात। हमें भी कुछ ऐसी कॉन्क्रीट बात करनी, क्या चीज है जो गवर्नेंस को चेंज करेगी। मेरी नजर में जो एक चीज बहुत जरूरी है वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल वोटिंग का सिस्टम चेंज करें, ठीक है, जो ये छोड़ दें फर्स्ट पास द पोस्ट, इससे बात नहीं बन रही। सो वी हैव टू गो, मेनी कंट्रीज हैव डन दैट, यूरोप ने पूरे ने कर लिया, अमेरिका में भी कई जुरिस्डिक्शंस में अब फर्स्ट पास द पोस्ट खत्म हो गया, दे गोइंग टू सेकंड राउंड वोटिंग एंड दे गोइंग टू अदर एरियाज। तो हमें इस तरफ कहीं जाना है कि हम क्या बात करेंगे। देखें वो ये अब हम एक बुनियादी बातों पे शुरू हो गए अगेन ऑन द पॉलिटिकल साइड एंड आपने कहा जी वहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, सो लेट्स अस्यूम वी मूव टू अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पार्ट, ठीक है। अच्छा, मैं आपको आज भी ये कह दूंगा कि आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कर लें, फिर आप देखें कि आपके साथ क्या होता है जब टीएलपी आ जाती है। ये let us not take these things lightly. I'm not supporter of, so हमारे अपना कॉन्टेक्स्ट को हमें थोड़ा सा समझना बड़ा जरूरी है, गिवन द काइंड ऑफ लीडरशिप जो इसकी तरफ असद ने भी बात की, हम सारे कहते रहते हैं ये लीडरशिप में जो सलाहियतें तो बड़ी दूर की बात है, मैं इंटेंशंस की बात करता हूँ कि एवरीथिंग इज सेल्फ सर्विंग। सो मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपने क्योंकि बात छेड़ी है कि वोटिंग का पैटर्न क्या होना चाहिए, माय ओन फीलिंग कि ये कि अगर यूनिवर्सल सफरेज माननी है और से मूविंग अवे फ्रॉम द फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, लेट अस बी क्लियर कि दे विल बी सम द रिजल्ट्स, जो कुछ नताइज ऐसे आएंगे जिस पे आप शायद इतने खुश ना हो, लेकिन presentation, what if you have ranked choice, what if you have second, नहीं, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मैं डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, देन वी शुड बी प्रिपेयर्ड के इस चीज को कैसे आगे हैंडल करना है, बिकॉज यू डीलिंग विद अ सिचुएशन जो, क्योंकि हम वो भूल, वी कांट फॉरगेट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, देयर इज एन एग्जिस्टिंग सिचुएशन विद व्हिच वी हैंडल, और वो टू वीन पीपल अवे फ्रॉम द काइंड ऑफ मैसेजिंग ऑफ द TLPs ऑफ दिस वर्ल्ड, वो जो कैसे होगा, what is it that we offer in return, which is what I'm really trying to get कि यार शायद नदीम, if I may I stop you here, I'll just fundamental सिर्फ एक सेकंड okay. मैं कह रहा हूँ जी ऑल्टरनेटिव जो है ना, किसी और ने बयान तो करना है कि जी if we were to be there, हम इन चीजों को कैसे हैंडल करते, वो जो गवर्नेंस वाली बात है उसको कॉन्क्रीट चीजें क्या है, गवर्नेंस तो एक बहुत बड़ा वर्ड है ना जो किसी को समझ नहीं आता, बट एग्जैक्टली व्हाट वी वुड डू टू चेंज द काइंड ऑफ कल्चर इट्स टू एम्बिशियस टू चेंज माइंडसेट्स कि यार ये to address the problems that we have, ये तरीके हैं to actually address the problem, ताकि लोगों को नजर आए कि alternative is better than what the others are offering. So I'll stop, please Asad. मैं ये कह रहा हूँ कि देखें अल्टरनेटिव्स आप जो कह रहे हैं प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन या और भी हो सकते हैं, वन देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, लेकिन सवाल ये है कि जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस है उसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन क्या हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है? सवाल तो ये है ना कि जो भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इट्स नॉट परफेक्ट, हमने ज्यादातर इधर उधर से कॉपी किया है, लेकिन उसमें भी 80-90% अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करें, उसकी इन्फोर्समेंट और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, उस पर स्टिक करें, उससे डिविएट ना करें ज्यादा मटीरियली, मतलब तो फिर भी हम प्रोग्रेस कर सकते हैं ना। सवाल तो ये है व्हाई आर वी चेंजिंग इट विदाउट एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, तो वो भी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा फिर। नहीं, let me pose a question, very simple question to you. वो election, let's assume you have a fair election, ठीक है? To a large extent आपके सूबे में
फेयर टू अ लार्ज एक्सटेंट आपके सूबे में फेयर होते हैं। वो पीपुल्स पार्टी जीतेगी, आपको मुझसे बेहतर पता है, ठीक है। अब वो इलेक्शन लड़के जीत के आ जाते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट में भी वही है। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट विल होल्ड दी एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल। मैं कह रहा हूँ वो दोनों बैठे हुए हैं, क्या मसला है? सो आई एम आस्किंग, कॉन्स्टिट्यूशन उनको क्या कह रही है? वो कह रहे हैं कि जनाब हम इसी पार्टी के हैं, सारा कुछ यही है, वी वन द इलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ फेयर वोट। सिंध में बाय एंड लार्ज रिजल्ट यही होंगे जो आपके यहाँ हैं, ठीक है। वो एक अलग बहस है कि जी इस वक्त आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ कि लोकल गवर्नमेंट, वो सिर्फ एज अ प्रिंसिपल डाला हुआ है ना। मतलब वो आपकी बात ठीक होगी कि जी लोकल गवर्नमेंट होगी, फिर क्या होगा, फिर वो एक अलग बहस है। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ जो आपने ये बात की कि इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट, बट आई थिंक माई ओनली वरी इज नाउ कि हम ये सियासी साइड पे चल पड़े हैं। ये हमारा सेशन होना था ऑन एसेंशियली इकोनॉमिक गवर्नेंस पार्ट। सो आई विल स्टॉप नाउ एंड लीव नदीम एंड सलमान, जिन्होंने ने ये पहली कहानी शुरू की थी कि जी आज पीसी और पीएसडीपी पे बात होगी। चले, वो तो शाह साहब ने आर्टिकल लिखा था, इसलिए आई थॉट कि वी शुड डिस्कस। नदीम साहब मैं कुछ कह सकता हूँ? जी जी प्लीज बोलिए। देखिए नदीम साहब, ये असद और शाहिद जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो वाला सब्जेक्टिव है। मेरा ख्याल है हमें अभी फॉर द सेशन इकोनॉमिक गवर्नेंस पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए फॉर द टाइम बीइंग, फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द पाकिस्तान पे। और मैं अब बिल्कुल जब आफ्टर spending the life on both sides, the business and advisory and everything, अब मैं एक बॉटम लाइन पे आता हूं कि पूरी पाकिस्तान की कौम 13,000 बिलियन की कलेक्शन और उसके मैकेनिज्म पर होस्टेज बनी हुई है। अगर आप पाकिस्तान की पूरी नेशन को, अगर आप उसके प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना चाहें बिजनेसमैन के, तो और बिजनेस के कारोबार के, वो 13,000 बिलियन जो मैंने कलेक्ट करना है उसके कलेक्शन में और उसके मैकेनिज्म पर होस्टेज है। बाकी पेरिफेरल है, मुझे बाकी कंसर्न नहीं है गवर्नेंस से। अब वो 13,000 बिलियन जो मैं कलेक्ट कर रहा हूं, अगर हम उस कलेक्शन 13,000 बिलियन, और मैं अब इस नतीजे पे पहुंच चुका हूं, जो मैं आजकल की कैश इकोनॉमी को देख रहा हूं, रोजाना बढ़ते हुए देख रहा हूं, वो अब तकरीबन पाकिस्तान की इकोनॉमी का परसेंटेज 60-40 पे चला गया है। मीन 60 नॉन डॉक्यूमेंटेड और कैश और 40 डॉक्यूमेंटेड। तो ये 13,000 की बिलियन के ऊपर जो हमने पूरी कौम को होस्टेज बनाया हुआ है, और जिसमें तमाम लोग शामिल हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टी, फौज सब शामिल है इस बात में कि ये सिस्टम 13,000 का चलता रहे, हर एक का कट उसमें मिलता रहे हर एक को, और काम चलता रहे, दुकान चलती रहे। अब हम चारों पांचों आदमी जो बैठे हैं, उन चारों पांचों आदमी ने इस 13,000 बिलियन के मैटर को बड़े गौर से देखा है, ठीक है। और मैंने जिस तरह आपको एक प्रोग्राम पहले में कहा था, इस 13,000 में से 5,000, तकरीबन 5,000 मैं इंपोर्ट पे कलेक्ट कर लेता हूँ। बकवास, मतलब इसे कहते हैं ना, बिला वजह का इंपोर्ट पे हम इनकम टैक्स, सेल टैक्स और पैसे पकड़ लेते हैं। और 7,000 जो है वो 4-5-10 बड़ी कंपनियां दे देती हैं, 50 देती हैं, बाकी सैलरी से इधर उधर आगे पीछे किया और पूरी कौम को होस्टेज बनाया। 23,000 का FBR है और ये है। अगर हम पाकिस्तान को सही करना चाहते हैं और गवर्नेंस को सही करना चाहते हैं, तो पहले हमें कौम को इस 13,000 की रिकवरी के जो क्लचेस हैं, जहां पर लोग हर चौक पर 4 आदमी बैठे हैं, उससे निकालना पड़ेगा। हम जितनी मर्जी बातें करते रहें कि ये है, गलत है, सही है, मगर जो आप कल बात की, कल प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं टैरिफ पॉलिसी आ गई और पता नहीं कौन सी पॉलिसी आ गई, ठीक है। मगर आप मुझे ये बताएं नईम अपना नदीम साहब, कि क्या हम पांचों दिमाग मिलके ये फैसला नहीं कर सकते कि 13,000 बिलियन की कलेक्शन का या उसकी रेवेन्यू कलेक्शन का कोई, उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अंग्रेजी बोलते हम बहुत सारे बोलते हैं, अगर हम इसको सीधा कर लें, और मेरे हिसाब से 13,000, अगर आप इसको, मैं इसको थोड़ा सा और एक और इसको दूसरे जाविये से देखता हूँ। अगर आप पाकिस्तान के कारोबार जो हैं उनको एनालाइज करें
फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट कोई चला रहा है, कोई होटल चला रहा है, कोई ट्रक का अड्डा चला रहा है, दे आर डूइंग रीजनेबली वेरी नाइस मैनर। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक, मुझे एक बंदा मिला, नदीम साहब, तो बिल्कुल वो ऐसे ही बैठा हुआ था किसी बंदे के साथ। मैंने कहा आप क्या करते हैं? उसने कहा मेरी कोचेस चलती हैं कराची से पेशावर। मैंने पूछा तुम्हारे पास कितनी कोचेस जाती हैं रोजाना कराची से पेशावर? आप बिलीव करेंगे नदीम साहब, 800 कोचेस डेली, 800 डेली। और मैंने कहा, कहता है सर वो जो कोचेस मेरी चलती हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी की हैं, और अब मैंने ऐसी भी इंट्रोड्यूस कर दी हैं डबल डेकर जिसमें बेड्स हैं, बेड, ठीक है, उसमें टॉयलेट्स भी हैं, ठीक है। मैंने पूछा चंदा कोई टैक्स का सिस्टम है, कोई कागज वागज, कोई कोई इनकम टैक्स? कहता नहीं सर वो चीजें हमारा ताल्लुक कोई नहीं है उसके साथ। 800 बसेस उस कोचेज उसकी ऑपरेट कर रही हैं कराची। अच्छा, बड़ा मैं उसको एडमायर किया। मैं सोच रहा था कि इसको एग्जेम फ्रॉम टैक्स कर दूं कि इतना अच्छा उसने सिस्टम चला रहा है वो। और उसने कहा कि मेरी तमाम कोचेस की जो बुकिंग होती है वो ऑनलाइन होती है ऑन द मोबाइल। और मैं बता देता हूं कि अगर आपने रास्ते में बैठना है तो मेरी बस अगले 34 मिनट पे कहां पहुंचेगी, आप वहां से बैठ जाए। उसने यूरो बनाया हुआ है बिल्कुल। अब मैं सोच रहा था कि यार इस आदमी को मैं टैक्स में लाके खराब करना है या नहीं करना। वो तो पाकिस्तान की सर्विस कर रहा है, कारोबार भी कर रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तो मैं इसको क्यों खराब करूं? उसका नाम है शहजाद कोच, शायद नाम है उसका। तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी कारोबार भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी बिजनेस भी कर रहे हैं, अच्छा खासा धंधा भी उनका चल रहा है, तरक्की भी उस सेंस में कर रहे हैं। अब वो जाके खराब अपने आप को जब करते हैं, जब टैक्स रिकॉर्ड के लिए वो चीज़ों को घुमाते हैं, फिर उसको छुपाते हैं, फिर बच्चे को नॉन रेजिडेंट बनाते हैं, फिर रेजिडेंट बना देते हैं, फिर चोरी करते हैं, फिर कैश डॉलर लाते हैं, चले जाते हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि ये जो पूरा टैक्स का निज़ाम है ये अब रुकावट बन गया है फैसिलिटी की बगैर की बजाय। और हमें, अगर हम गवर्नेंस की बात करते हैं, मैं गवर्नेंस का प्रोफेसर नहीं हूं, मगर मैं ये समझता हूं कि हमें इस 13,000 के क्लच से निकालना पड़ेगा। और मैं इस पे बाद में एक और बात कह रहा हूं, IMF इज द बिगेस्ट हर्डल इज फॉर अस नॉट गेटिंग आउट ऑफ दैट। वो स्टेटस क्यू के बादशाह है, वो कोई आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि मेरा उनसे जाती तजर्बा रहा है टैक्स के मामलात में। वो नहीं बिल्कुल तो स्पेन से ले ये आते उठाकर, कोई पोर्टोरिको से ले आते हैं बंदे, वो यहाँ आके बैठते, हमें अंग्रेजी समझा रहे होते हैं टैक्सेशन की, ठीक है। वो टेरेसा आई थी, वो स्पेन की थी, उसके बाद आई वो भी स्पेन की थी, एक और आया वो भी स्पेन से आ जाता है, वो हमें टैक्सेशन समझाता है। तो नदीम साहब, अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए तो बिल्कुल। हमें इस 13,000 को सेटल करना पड़ेगा। आई एग्री शबर वेरी। शबर ये तो हम कई बार कर चुके हैं ना। एक दफा आपको याद होगा कि नंबर 1 मुशर्रफ के जमाने में हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया था। बिल्कुल सही किया था शायद। अब मैं कन्विंस हूँ आपकी बात से। बिलीव मी, उसका इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि आपकी रेवेन्यूज भी ऊपर जा रहे थे और खजालत भी नहीं हो रही थी। तो जरूरी तो नहीं है कि हमें हर चीज को डॉक्यूमेंट करना है और उसके ऊपर पूरे जो है कंप्यूटराइज सिस्टम बनाने हैं और उसमें भी गड़बड़ करनी है और एट द एंड ऑफ द डे कलेक्शन भी कुछ नहीं करनी। तो पहली बात तो यह है कि इमीडिएटली FBR को सस्पेंड कर देना चाहिए कि भाई ये अब आइंदा से ये इनकम टैक्स के बारे में इनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, लिहाजा ये नहीं करेंगे। दूसरी चीज ये है कि आप सेल्फ असेसमेंट कर दें, लोगों को कहें जी जितना आप जो भी, एक तो है कि बड़ा सिंपल रखें, जहाँ पे आप देखते हैं कि ये जरूरी नहीं है टैक्स लोगों से लेना, उसकी गुर्बत इतनी है तो उसको उसके पीछे तो आप जाएं ही ना बिल्कुल उसका एग्जेम्पशंस करके आप करें। बट बाकी ये है कि आपके पास जो FBR कलेक्ट करता है वो तो मतलब अपनी एफर्ट से तो कुछ भी कलेक्ट नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हैं सलमान साहब। मोस्टली तो वो ऑटोमेटिकली होता है। सो ये तो इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये मसला ये है कि इसमें बड़े लोगों का कारोबार खुला हुआ है। यस। सारा ये मसला जो है कि उसमें बेनिफिशरीज इसके बहुत हैं एंड इसका नुकसान इकोनॉमी को होता है। सो अगर हम ये कर सकते हैं कि ये इनकम टैक्स को ख़त्म ही कर दें
और मे बी जस्ट सेल्स टैक्स के ऊपर चलाएं काम, और वो भी एट जब भी आप कोई चीज खरीदते हैं उसी वक्त वो कट जाए। बल्कि ज्यादा तो मैं कहूँगा कि पेट्रोलियम टाइप टैक्सेस कलेक्ट करें। बाकी नहीं होता तो आप हुकूमत का खर्चा कम कर दें, बहुत होगी भाई। हुकूमत जरूरी तो नहीं है ना कि हुकूमत को आपने पालना है। सो आई थिंक ये डिसीजन जो है ये लेनी बहुत जरूरी है। और नदीम अच्छा, अभी ये सलमान ये साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा ये हूँ। देखिए नदीम साहब, इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। सलमान साहब जो कह रहे हैं, आपके पास दो इदारे हैं। एक इदारे का नाम है FBI और एक इदारे का नाम है पिराल, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। आज जो आपके साथ इंटरेक्शन हो रही है ना इस वक्त, 99% वो पिराल कर रहा है। आपका NTN भी पिराल से आता है, आपका नोटिस भी पिराल से आता है, आपकी सब चीज पिराल से हो रही है। मेरा सजेशन ये है कि FBI को क्लोज करें और पिराल को थोड़ा सा और बेहतर करके खत्म कर दें। किसी भी बंदे का इंटरेक्शन पर्सनल खत्म होना चाहिए। ऑलरेडी पिराल सारे काम कर रहा है इस वक्त। आपका जब NTN आता है, आपके साथ जो नोटिस आती है वो पिराल से आती है, ठीक है। आप जो सलमान साहब कह रहे हैं वो ठीक है। ये ये मेरा जब इमरान में था अपने FBI में, मेरा और इमरान खान का एट द एंड एग्री हो गया था कि हम FBI बंद करके पिराल को आगे बढ़ा के FBI बना देंगे। और मैं समझता हूँ ये एक्चुअली पोजीशन है। मगर जिस तरह सलमान साहब कह रहे हैं कि बिजनेसमैनों का, चोरों का 17% इसलिए वारा खाता है कि 17% की चोरी उनको कंपेटिटर के मुकाबले में बेहतर कर देती है। लेकिन ना प्रॉब्लम यह है कि वो चाहते हैं कि 17% लगा रहे, क्योंकि उस 17% की वजह से प्राइस हाई होती है और उनकी मार्जिन जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप उसको खत्म करेंगे तो वो चोरी चकारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो जो सलमान साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि पराल को आगे बढ़ाएं, FBI को आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें और आगे बढ़ें। 13,000 का कलेक्शन जो है वो 15,000 हो जाएगा अगर हम ये रिस्क लेंगे। मैं आपको मिसाल एक और देता हूँ। हमारे मुल्क में कैपिटल गेन टैक्सेबल है, ठीक है ना। प्रॉपर्टी बेचें, ये बेचें, शेयर बेचें, ये बेचें। आप अगर पूरे पाकिस्तान की 20 साल की तारीख लगा लेना तो आपने कैपिटल गेन में ज्यादा से ज्यादा कोई 500-600 बिलियन से ज्यादा इकट्ठा नहीं किया होगा। व्हाई यू आर टैक्सिंग दिस? डिलीट द कैपिटल गेन टैक्सेशन फॉर 20 ईयर्स। यार कोई कैपिटल गेन है वो टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम टैक्सेबल होगी, खत्म हो गई बात, ठीक है। तो आपका सारा एसेट अनलीश हो जाएगा, जो आज पाकिस्तान का एसेट सब छिपा हुआ है। तो हमें कुछ फंडामेंटल बड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे इनकम टैक्स की पॉलिसी मैटर पर, जो हमारी IMF हमें लेने नहीं देती और जो हमारी और हम जैसे इंडिपेंडेंट फोरम को रिकमेंड देना चाहिए। लोग करें या नहीं करें वो अलग बात है, तारीख में रह जाएगा हमारा नाम। अच्छा, मैं बोलिए। वॉल्यूम इनपुट, आई थिंक हम बजट के ऊपर आ गए हैं मेरे ख्याल में, और ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन की बात कर रहे हैं। और सलमान शाह साहब ने और शब्बर ने जो बातें की डायरेक्शनली वो सही हैं। और लेकिन अगर आप ये देखें कि मुशर्रफ के उस दौर में वो 2-3 साल जब सलमान शाह साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो ऐसा नहीं हुआ था कि FBI को बंद कर दिया गया था। FBI का चेयरमैन आपने अब्दुल्ला यूसुफ साहब को लगा दिया था, और उससे मतलब सही, जब आप लीडरशिप सही कर देते हैं तो उससे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। एंड आई डेल्ट विद FBI एट दैट टाइम। घर बैठे लोगों को रिफंड भी मिलते थे। तो उस वक्त के मुकाबले में और अभी में आप देखें ना फ़र्क क्या हुआ है। यानी टैक्स रेट्स जो हैं दबा के बढ़ गए। उस बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस आ गए हैं। उस वक्त सर्विस टैक्स नहीं थी, अब सर्विस टैक्स आ गई है। रेट्स सुपर टैक्स नहीं थी, सुपर टैक्स आ गई है। उस वक्त जो है सेल्फ असेसमेंट थी और इकोनॉमी वाज डूइंग वेरी वेल। तो बात यह है कि आपने एक्सेसिव टैक्स लगा के इकोनॉमी को बिठा दिया है। एंड आई एग्री, ये IMF का जो फॉर्मूला है इट इज नॉट वर्किंग फॉर द लास्ट 50-60 ईयर्स। एंड अगर वो वर्क कर रहा होता तो हम पता नहीं आगे कहाँ होते। तो असल चीज ये है कि FBI
जो है, अगर उसकी लीडरशिप वहां पर लोग आप बेहतर कर दें और उसको डाउन साइज करें, और जैसे शाह साहब कह रहे थे, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू बैलेंस अवर बुक्स। हमने खर्चा कम करना है। असल बात यह है कि खर्चा कम करें, टैक्स रेट्स कम करें, ताकि इन्वेस्टमेंट हो, ताकि बिजनेस कॉन्फिडेंस बढ़े, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो इकोनॉमी में। और जब आप टैक्स रेट्स कम करते हैं और इकोनॉमी बूम करती है और बढ़ती है, तो फिर आपकी टैक्स इवेजन भी कम होती है और आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आती है। तो द होल फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। मार्केट इकोनॉमी को आप ठीक करें। मार्केट इकोनॉमी का मतलब यह है कि गवर्नमेंट जो है वो कम कॉस्ट पे अच्छी डिलीवरी करे, अपना रोल रिड्यूस करे, कम रेगुलेट करे, लेकिन खत्म नहीं कर सकते आप गवर्नमेंट को। आप वो जिस तरीके से भी, एक्चुअली प्रॉल भी एक वीआर का ही हिस्सा है। वो सही है कि प्रॉल जो है वो ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी साइड है उसकी। तो असल बात यह है कि वीआर को डाउन साइज करें, उसमें लोग सही लगाएं। लोग अगर आप सही लगाएंगे, आप बाकी महकमों में भी कम करके जो एसेंशियल हैं और कॉस्ट कम करेंगे, तो आपकी इकोनॉमी बेहतर चलेगी, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी। एंड यही जो चीज है वो बेहतर गवर्नेंस की जब मैं बात कर रहा हूँ, वो यही है बेसिकली। जी शायद नहीं, देखें, आप गुजारिश ये है कि ये कॉन्वर्सेशन अब टैक्स पे चली गई। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होनी चाहिए, बट ये बात शुरू हुई थी कि आज इस दफा प्लानिंग कमीशन पीएसडीपी पे होगी एज पार्ट ऑफ द गवर्नेंस रिफॉर्म्स। नाउ इफ यू वांट अ सीरियस डिस्कशन ऑन टैक्स, वो ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन हमारी बात हुई है। आई थिंक लेट्स देन हैव इट, लेट्स हैव इट। आई एम मोर देन हैप्पी कि अगली फ्राइडे हो, उस पे मैंने, आपने, शब्बर ने अच्छा भला काम किया हुआ है, एंड लेट्स लुक एट इट दैट वे। वो जहाँ तक टैक्स का है निज़ाम, हम सबको पता है यार, वी डोंट हैव अ टैक्स कलेक्शन सिस्टम, वी हैव अ टैक्स शेयरिंग सिस्टम। कि मेरे पास कितना है रहेगा, रियासत को कितना देना है, और बाकी वो टैक्स वाले को कितना देना है। सो हमें टैक्स के निज़ाम का पता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और वो जो कहानी है कि जी ये चलने नहीं देंगे, वी ऑल नो दैट द फंड डज द अरिथमेटिक एक्सरसाइज। वो कहते हैं यार एक्सपेंडिचर तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, तो अच्छा इसको इसको देखो कैसे पूरा करना है। वो तो हम पर है ना कि खर्चे किसने कम करने, हमने करने, उनने करने। The reality is, you know the institution better than any one of us. वो तो बड़ी सिंपल एक्सरसाइज, अरिथमेटिक एक्सरसाइज करते हैं कि यार ये खर्चा गिवन है, ये तो खर्चा ये करना है, लोग कह रहे हैं। सो बात ये है कि उसके लिए तो इतना टैक्स इकट्ठा करना है। So either we take the view that we look at the fiscal side as a whole, and we can split it into the tax part versus, although I find it difficult to separate the two, because otherwise सवाल यही उठेगा, अच्छा जी फिर ये खर्चे कैसे पूरे हो, क्या होगा। बट आई थिंक लेट अस टेक अ डिसीजन कि अगली दफा वी विल लुक एट द फिस्कल साइड। समवन कैन टेक, टू ऑफ अस कैन टेक द इनिशिएटिव के जी एक्सपेंडिचर साइड को देख लेंगे, और दूसरे लुक एट द रेवेन्यू साइड, और इस पे जरा सीरियस बात कर ली जाए। कुछ काम पहले भी हुआ है, बट मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि लेट्स, क्योंकि पहले ये बात हो रही थी कि यार आज पीएसडीपी और पीसी में बात होगी, अब हम इधर चले। मैं नहीं कह रहा क्यों चले गए, मैं कह रहा हूँ फैसला कर लेते हैं, सो दैट वी कैन हैव अ मच मोर फोकस्ड एंड मेरे ख्याल में मीनिंगफुल डिस्कशन। मेरे ख्याल में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखिए उसमें दोनों चीजें हैं, दोनों साइड्स ऑफ द इक्वेशन। हम टैक्स की भी बात करें और एक्सपेंडिचर की भी बात करें, और ओवरऑल जो है, जब बजट की हम बात कर रहे हैं तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करें, और आउटकम बेस्ड बजटिंग जो है ना वो होनी चाहिए। और दैट्स वेयर अगेन गवर्नेंस कम्स इन, कि आप जो खर्चा कर रहे हैं उसके आउटकम्स क्या हो रहे हैं। अगर आप उसको नहीं क्वेश्चन कर रहे, इस मतलब बाय द वे IMF भी गवर्नेंस का रिव्यू भी कर रहा है ना साथ साथ जो है। तो बात यह है कि IMF का जब हम प्रोग्राम देखते हैं और इंटरवेंशन देखते हैं, तो वो सिर्फ आके रेट्स बढ़वा देते हैं। सारा फोकस जो है ना टैक्स के ऊपर होता है, FBR के ऊपर होता है। एक्सपेंडिचर रिडक्शन जो है ना उसके ऊपर सही तरीके से सोच भी नहीं होती, और मतलब ये है कि ये भी नहीं देखते कि अच्छा एक्सपेंडिचर जो है, ये कह देना कि जी ये तो एक्सपेंडिचर है, कम नहीं हो सकता।
मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ही गलत माइंडसेट है, थिंकिंग है। हमें ये देखना चाहिए कि हम आउटकम्स क्या दे रहे हैं ना। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट है, इट हैज टू डिलीवर सर्विसेज टू द पीपल ना। तो असल ठीक है, अगर वो बात ये हो रही है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी नहीं, असल में इस पे बहस नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि ये IMF ने करना है कि हमने करना है। आई कीप आस्किंग दोनों चीजें हमने करनी है। शायद टैक्स भी तो हमने ही करना है ना। लेकिन आई नो व्हाट सिर्फ आई एम हम ये सेइंग कह रहे हैं इज कि जो शब्बर भी कह रहा है कि IMF का जो है ना सारा फोकस जो है ना वो टैक्स रेट्स बढ़ाने के ऊपर होता है। आई नो, हम ये वी बात नो कह रहे ऑल दिस, असल वी नो ऑल दिस। मेरा सवाल ये है कि Can I या say- तो देखिए, ऑल्टरनेटिव हमने प्रेजेंट करना है ना। हमने से मुराद पाकिस्तानियों ने, नॉट अस इन पर्टिकुलर, बट पाकिस्तानियों ने, हमने कोई ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट। नदीम हैज रेज्ड हिज हैंड, सो आई स्टॉप। अच्छा नदीम, कैन आई जस्ट You remember- इंटरजेक्ट फॉर 1 सेकंड? शाह जी एक सेकंड, लास्ट टाइम तुमने एक बात की थी और हम्म। वो ये थी कि क्या हमें ग्रोथ स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, और नंबर 2 कि ग्रोथ स्ट्रेटजी कहाँ बनेगी और वो कैसे बनेगी। So I thought that that was a very important observation which you made, and ये- आपने एक प्लानिंग डिवीजन में एक ग्रोथ फ्रेमवर्क बनाया था, which was a very comprehensive growth framework and a very good growth framework. तो वो it never took off. उससे पहले मेरे when I was there तो हमारा पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी पेपर बनता था, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती थी, और उसमें एक PRSP 1 बना था जिसके बिकॉज द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ताकत थी तो उसमें थोड़ी बहुत चीजें हो गई थी, लिबरलाइजेशन, डीरेगुलेशन, ये चीजें उसमें आ गई थी। और इन द लास्ट few months of my stay in the Ministry of Finance, so we were working on a second PRSP, और वो खालिद इकराम को मैंने हायर किया था कि ये इसको इकट्ठा करो और लेट्स हैव कोई 7-8 पिलर्स ऑफ दिस पॉवर्टी रिडक्शन को एक्सपैंड कर दिया था इनटू अ ग्रोथ टाइप एनवायरनमेंट। सवाल मेरा अब ये है कि सिंस यू हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन दिस एंड दिस इज अ वेरी गुड केस स्टडी, तो नंबर 1 आपने जो फ्रेमवर्क बनाया था, ग्रोथ फ्रेमवर्क, उसका मैंडेट आपको किसने दिया था? नंबर 1। नंबर 2, that growth framework was approved by the cabinet, but they never were in it, they never knew what was in it. उनको कुछ पता नहीं था कि ये ग्रोथ फ्रेमवर्क क्या करेगा, कैसे होगा, बट उन्होंने अप्रूव उसको कर दिया एंड इट प्रॉब्ली वाज पार्ट ऑफ द कैबिनेट डिवीजन की नोटिफिकेशंस भी हो गई होंगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या आप कोई स्ट्रेटजी बना सकते हैं जो ना प्राइम मिनिस्टर को उसका पता है, ना उसमें ब्यूरोक्रेसी इंटरेस्टेड है, ना कोई अवाम की उसमें इनपुट है, और वो आप बना के एक शेल्फ में लगा देते हैं और वो एक आपकी लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाता। सो सवाल मेरा ये था कि क्या इसका सॉल्यूशन क्या है, कि कैसे ओनरशिप ऑफ अ स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल ओनरशिप एंड पॉलिटिकल लीडरशिप की ओनरशिप, and then the entire system owns that, how will we do it? And Nadeem, I would like you to tell me कि तुम्हारे एक्सपीरियंस में ये क्या हुआ है। मैं जो एक बात कहना चाह रहा था, शायद यू सेंट मी अ वीडियो जो आई होप सबने देखी है, केन रोगोफ का वीडियो जो था। केन रोगोफ ने कहा है अपने कॉन्वर्सेशन विद टाइलर कोवेन कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट इदारा है जो फेल कर चुका है। आई एम सिंप्लीफाइंग हिज वर्ड, बट ही सेड मोर और लेस दैट कि जी इसने कभी तरक्की नहीं करनी, हम 25th 26th 27th प्रोग्राम करते रहेंगे। वो कह रहा था इसको सिर्फ एक ही चीज है, IMF को चाहिए, इसको पैसे देता रहे बिकॉज वी डोंट वांट इट टू फेल, बट इसको थोड़े से पैसे चाहिए, इसको देते रहो हर साल, ये ऐसे ही चलेगा, ये कभी कोई कंडीशनलिटी पूरी नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा और ये कर भी कुछ नहीं सकता खुद।
तो मैं इस बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहता हूँ कि इट इज अप टू द पाकिस्तान सिविल सोसाइटी। IMF कुछ नहीं कर सकता, वो गिव अप कर चुके हैं। केन रोगोफ अगर साहब को सबको पता है, IMF का रिसर्च डायरेक्टर भी था, बहुत बड़ा आदमी है, तो अगर उसने ये कह दिया है तो दिस इज द फीलिंग इन द वेस्ट कि पाकिस्तान खत्म हो चुका है और इसने कभी तरक्की नहीं करनी अनलेस पीपल लाइक यू, अनलेस पीपल विद सम वॉइस कम अप विद अ वेरी कॉन्क्रीट क्लियर प्लान कि क्या चलेगा। टू आंसर शाजी's क्वेश्चन, लेट्स गो देयर वेरी सिंपली। देखिए शाजी, व्हेन यू मेड PRSP एटसेट्रा, यू किल्ड द प्लानिंग कमीशन, लेट्स बी फेयर। उससे पहले इनफैक्ट द प्लानिंग कमीशन वाज किल्ड बाय मुबश्शिर हसन, डॉक्टर मुबश्शिर हसन, मैंने फायर्ड कमरुल इस्लाम, और मेरे बोर्ड पे वहां लगा होता था 5 साल प्लानिंग कमीशन में कोई डिप्टी चेयरमैन नहीं था। Everything had been subsumed by Mubashir Hassan. And since then, we've had a fight between planning and the Ministry of Finance. PRSP technically should have happened. PRSP, first of all, is the IMF mandate. It's got nothing to do with the government. It should have been housed in the Planning Commission. Instead, it's been housed in the Finance Ministry. तो इसका मतलब ये है कि प्लानिंग कमीशन की जरूरत ही कोई नहीं। प्लानिंग कमीशन जितने प्लान्स बनाए हैं since the third 5-year plan, they've all been paper plans. Nothing has happened. ठीक है, all paper plans. Why? Because two things. Planning requires coordination among within the government. They think coordination सिर्फ ये है कि एक दफा कैबिनेट ले जाओ और एक दफा NEC ले जाओ। कोई सेक्रेटरी नहीं आता प्लान। एवरी सेक्रेटरी थिंक्स कि उसकी हद तक होती है अगर वो प्लानिंग कमीशन में आए। वो सिर्फ आता है अपने पैसे लेने के लिए और चला जाता है। He does not come to consult on a plan or talk about it. वो अपने जूनियर्स भेजता है, जूनियर ऑफिसकेशन करते हैं, खत्म हो जाती है बात। एंड में वो एक फर्जी चीज होती है और व्हाटएवर फॉर्म की चीज होती है, वी हैव टू टेक इट टू द NEC, ले जाते हैं। NEC में मुझे याद है जब मैं लेके गया तो मुझे हफीज ने कहा 10 मिनट सिर्फ। मैं कोई 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में बोला। उसके बाद वो सारे शॉक्ड हो गए बिकॉज उनको समझ ही कुछ नहीं आई। तो वो प्राइम मिनिस्टर कहता अब क्या करें, तो हफीज शेख टर्न अराउंड, यू नो, ही इज वेरी स्मूथ, ही सेड के क्या करें, बस पास कर दें। वो पास हो गया। मैंने कहा फीस तो किसी ने नहीं पढ़ा, ना समझा कुछ, तो हो गया। अब मैं जाता हूँ जब NDU NF ये अपना नीपा वगैरह मैं पूछता हूँ किसी ने पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं, एवरीथिंग इज लाइक दैट। अब ऐसा इकबाल उड़ान कर रहा है, हु केयर्स अबाउट विजन 2025, हु केयर्स अबाउट दैट, सो नोबडी केयर। ये तो चीन की गवर्नमेंट में जो कोऑर्डिनेशन है, प्लानिंग इज अ कोऑर्डिनेशन जॉब मोर देन एनीथिंग एल्स, एंड वी डोंट कोऑर्डिनेट। तो ये बहुत बड़ा मसला है। तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली ये जो बातें हैं हमारी, ये हमें करनी चाहिए बिल्कुल। तो आई थिंक ये जो बात शाहिद कह रहा है, PFM चले अगली बारी पे डाल देते हैं, लेट्स डिस्कस द PFM एज अ होल। अभी प्लानिंग कमीशन मेरे नजरिए में तो बड़ी सिंपल चीज है। एक चीज गवर्नेंस में बहुत बड़ा हर्डल है, वो PSTP। अगर आपने पॉलिटिशियन को PSTP के पीछे लगा दिया तो क्वाइट फ्रैंकली ये करप्टेड द PSTP एज वेल एज एक उनके मुंह को खून लगा दिया। दे आर लुकिंग ओनली फॉर PSTP फंड्स। मैंने कई मीटिंग में बैठा हूँ, सेनेट और पार्लियामेंट्री सब कमिटीज वगैरह वगैरह, वो कई दफा कहते हैं हमें सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट का बताओ, हमने और कोई बात नहीं करनी, मुझे बताओ पैसे कब आएंगे। दे डोंट वांट टू डिस्कस एनी सब्जेक्ट ऑफ एनी वैल्यू। फिर वो लोग आ जाते थे मेरे दफ्तर में, PSTP के सारे PC1 छाप के खुद ही ले आते थे। मैं कि यार ये तरीका तो नहीं, PC1 तुम्हारे पास आता है एक तरीके से, आप छाप के तो ना लाए। बट देन दे वुड ब्रिंग एक चीज और है, प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव। अब ये बताइए, प्राइम मिनिस्टर्स डायरेक्टिव वेंट आउट विद द मैग्ना कार्टा। चलिए लेट्स फोकस ऑन दिस फॉर अ मिनट। प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या, असद साहब आप जो कहते हैं मेरे, जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो हर बंदे को अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ऑफ द US कांट अपॉइंट एनीबडी, प्राइम मिनिस्टर UK कांट अपॉइंट एनीबडी। यहाँ प्राइम मिनिस्टर हर किसी को अपॉइंट करता है, ठीक है। और आपने यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर से लेके, जब मैं अपॉइंट हुआ था ये वाइस चांसलर PIG, मेरी फाइल साल भर स्टक थी इन द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में ब्यूरोक्रेट्स गेम खेलते हैं, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट हुआ बंदा, इसको जनाब उन्होंने फिर थोड़ा सा तंग किया, बट बिकॉज एहसन इकबाल पीछे था तो इसको जनाब उन्होंने अप्रूव कर दिया विद 3 टाइम्स माय सैलरी, ठीक है। ये गेम्स चलती हैं वहां, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये गेम्स चलती हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की पावर को हम कट करें कि ना करें? आई थिंक प्राइम मिनिस्टर शुड अपॉइंट नोबडी एट ऑल। और ये जो बात है कि 3 नाम प्राइम मिनिस्टर को जाने हैं, वहां पर PSPM ने बताना है किसको अपॉइंट करें, वो तो PSPM बताता है, प्राइम मिनिस्टर थोड़ी बताता है। और वहां सारी गेम्स चलती हैं, पॉलिटिक्स चलता है, सब कुछ। क्या पहली चीज तो ये बताएं, प्राइम मिनिस्टर की पावर टू अपॉइंट खत्म होनी चाहिए कि नहीं? नदीम, यही बिल्कुल जो आप
इशू रेस कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट गवर्नेंस ना, कि Agreed, but हमारा जो मुल्क है, मतलब सेंट्रलाइज, आई एम कमिंग टू दैट एंड आई थिंक देन आई हैव टू लीव, मुझे अगर कुछ मिनट दे दें तो मैं इसको एड्रेस करता हूँ। सारा मसला ही हमारे मुल्क में ये है कि जो की पोजीशंस हैं, टॉप पोजीशंस हैं, वो सारी पावर जो है ना, बजाय इसके कि एम्पावर करें, नीचे लोगों पे अच्छी टीम बनाएं, उनको एम्पावर करें, सारी वो एक्सरसाइज जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर करता है या चीफ मिनिस्टर करता है या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर करता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करता है, और उसके बाद फिर सेक्रेटरी एक्चुअली कर रहा होता है। तो अंग्रेज के जमाने में देखें, अंग्रेज ने जो सिस्टम बनाया था, वो जो 17 ग्रेड का बंदा जो है ना, जो अपॉइंटमेंट्स करता था, वो भी बैन लगा के वो चीफ मिनिस्टर करता है या प्राइम मिनिस्टर करता है, हर चीज। और शाह साहब और आई थिंक आप दोनों तीनों रहे हैं गवर्नमेंट में, दिस इज द सिस्टम। अब असल प्रॉब्लम यही है ना कि प्राइम मिनिस्टर इज लीस्ट कंसर्न, मतलब ये है कि आउटकम्स, हमारी जो गवर्नेंस है, हाउ टू प्लीज द एमएनएस, हाउ टू प्लीज द एमपीएस, माय कंस्टिट्यूएंट्स, पैटर्नेज का पूरा सिस्टम है, हमें पता है। और उसी लिहाज से जो है, हमें आईएमएफ को भी डील करना है, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस को भी प्राइम मिनिस्टर को डील करना है, इंडिया के साथ भी जो है ना वॉर, उसको भी करना है। तो आपको ये सारा क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा होता है ना, और सारे डिसीजंस जो है ना, वो कोई डिसीजन लेने के लिए भी तैयार नहीं होता, तो वो प्राइम मिनिस्टर ले रहा होता है या चीफ मिनिस्टर ले रहा होता है। तो हमारे पास कोई मतलब सिस्टमिक गवर्नेंस तो है ही नहीं ना। और मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर आपने गवर्नेंस ठीक करनी है, इस मुल्क को ठीक करना है, तो मैं कल एक प्रोग्राम सुन रहा था, अमेज़न का सीईओ का इंटरव्यू मैं सुन रहा था, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी। अब ये कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि हम अपनी कंपनी को अभी भी से $2.5 ट्रिलियन कंपनी एक स्टार्टअप की तरह चलाते हैं, लीन, टाइमली डिसीजन मेकिंग, आउटकम बेस्ड। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, अब 21वीं सदी में गवर्नमेंट्स में भी आ गए हैं, जो है ना। दैट्स वाई आप जो भी ट्रम्प को कहते हैं, वो कुछ चीजें मैसअप कर रहा है, कुछ चीजें वो सही भी कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द ब्यूरोक्रेसी, इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग द गवर्नमेंट। ये जो हम बात कर रहे हैं, एजाइल एंड लीन गवर्नमेंट होगी, और आउटकम बेस्ड जो है ना, अगर आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, ये तब हो सकता है कि जब आपकी छोटी टीम हो, जो है ना, बजाय इसके कि 50 की कैबिनेट हो, आपके 10-15 की कैबिनेट होनी चाहिए। आप कंबाइन करते हैं यार प्लानिंग को और फाइनेंस को, बिकॉज अल्टीमेटली तो फाइनेंस ने पैसे नहीं देने, तो आप जो भी कर दें प्लानिंग जो है ना, फिर आप कोऑर्डिनेशन भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक यू शुड हैव स्मॉल कैबिनेट्स। जब अमेरिका 16 वजीरों के साथ जो है ना, दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है, प्रेसिडेंट 16 मिनिस्टर्स के साथ, वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोविंस स्टेट जो है कैलिफोर्निया, 9 मिनिस्टर्स के साथ जो है वो गवर्न करते हैं, एंड दे आर द बेस्ट एग्जांपल्स। आई मीन, दे आर नॉट परफेक्ट, बट दे आर। जापान में बाय लॉ यू कांट हैव मोर देन 16 मिनिस्टर्स। So why do you need 50 ministers? Why do you have all these departments? So मेरे ख्याल में ये कॉन्सेप्ट हमें जो है ना, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। नदीम साहब Thank you very much. I think I'll be leaving after this, so I'll join you inshallah next time. नदीम साहब मैं कुछ देखिए नदीम साहब, मेरा ख्याल है कि हमने चीजों को बहुत फैला दिया, हम कंक्रीट बात नहीं करें। मैं थोड़ा सा चीजों को, गवर्नेंस अच्छा, को, और एक मिनट शब्बर, हाँ, बिकॉज एक टॉपिक जो नदीम ने छेड़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि प्राइम मिनिस्टर की इतनी पावर्स हैं ऑफ अपॉइंटिंग पीपल इन की पोजीशंस एंड नॉट सो की पोजीशंस। बात यह है कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर ने एज अ पार्लियामेंट्री लीडर ऑफ द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट के तौर पे वो पार्लियामेंट्री लीडर बना है, एंड जो ये हम ग्रोथ स्ट्रेटजी की या जो भी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, पॉवर्टी रिडक्शन स्ट्रेटजी और ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटजी, वो उसकी पार्टी का मैनिफेस्टो होता,
और उसकी पार्टी ने इसको अच्छी तरह से डेवलप किया होता और इसको पूरा एक ऐसी स्टेज पे लेके आए होते कि वो आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते, तो then I think it is very important कि Prime Minister should have that ability to appoint the best people in the best place to implement the manifesto of the party. So हमारा parliamentary system unfortunately ये है कि हमारी जो political parties हैं, they have no manifestos और they have imaginary manifestos और वो कह देंगे रोटी कपड़ा और मकान ये उनका मैनिफेस्टो है, but there are no detailed plans and no implementation plans etc etc. So सवाल जो पैदा होता है वो यही है कि अगर नदीम ने ग्रोथ फ्रेमवर्क बनाया या पॉवर्टी स्ट्रेटजी पेपर बनाया तो पॉलिटिकल ओनरशिप इसलिए नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल ओनर्स ने उसको बनाया ही नहीं है, उन्होंने तो उसको पहली दफा देखा ना जब आप उसको कैबिनेट के पास लेके गए। सो इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान में इतनी उनमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर उनके बकायदा बड़े डिटेल्ड किस्म के होने चाहिए, रिसर्च भी होनी चाहिए और उसके ऊपर उनका पूरा प्रोग्राम होना चाहिए कि जी हम अब इलेक्शंस में आएंगे और उसके बाद हम ये सारा काम करेंगे। सो आई थिंक देयर इज अ टोटल डिस्कनेक्ट between the parliamentary form of government and economic growth or economic management or economic governance. So इसको हमें ठीक करने की जरूरत है कि ये जो डिसलिंक हुआ है पॉलिटिक्स फ्रॉम एक्चुअली इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये कैसे ठीक हो सकता है? क्या लेबर पार्टी जो है उसकी प्लानिंग करके नहीं वो आते कि जी हम अगले इलेक्शंस में के बाद हम ये सारी चीजें करेंगे, एंड फॉर दैट मैटर द कंजर्वेटिव पार्टी आल्सो हैज अ प्लान, द रिपब्लिकन्स हैव अ प्लान, द डेमोक्रेट्स हैव अ प्लान। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आई थिंक इन दिस होल इक्वेशन सबसे जो कमजोर लिंक है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। देखिए नदीम साहब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कह रहा हूँ यस, हम सारे बात कर रहे हैं गवर्नेंस की। गवर्नेंस किस बात के लिए? गवर्नेंस इस बात के लिए कि पब्लिक को सर्विस डिलीवरी हो सके। गवर्नेंस फॉर द सेक ऑफ गवर्नेंस तो नहीं है ना। अब हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि डिलीवरी जो है वो हमें क्या चाहिए। हमें ये चाहिए कि आम आदमी को तालीम मिले, आम आदमी को सेहत मिले, आम आदमी को ट्रांसपोर्ट मिले, आम आदमी को लॉ लीगल सर्विस में आसानी हो। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है ना। अल्टीमेटली गवर्नेंस का रिजल्ट डिलीवरी होगा ना जी, डिलीवरी ऑफ द सर्विसेज। रोजगार, रोजगार, हाँ, रोजगार, सबसे एम्प्लॉयमेंट मिले, यस, एम्प्लॉयमेंट मिले, सबसे यस, इम्पोर्टेंट रोजगार है रोजगार ना, मिले, यस, रोजगार का मतलब रोजगार है मिले। ग्रोथ। तो ये सारी वो सर्विसेज हैं जो अल्टीमेटली डिलीवरी में जाएंगी। ठीक है, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो 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 बिल्कुल बॉटम लाइन पे आएंगी, जैसे ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ है, स्कूलिंग है, ये लोकल बॉडीज ने करनी है। रोजगार की पॉलिसी फेडरल ने बनानी है। प्रॉब्लम हमारी ये हो गई है कि जो हमारा बेसिक डिलीवरी का मॉडल है, जो कि लोकल बॉडीज हैं जिन्होंने अवाम के साथ डायरेक्टली डील करना है, वो हमने किसी भी मैकेनिज्म में आर्टिकल 140A को इन्वोक नहीं किया। हमारा आर्टिकल 140A जो आइन में है कि लोकल बॉडी फाइनेंशियली एम्पावर, जो आपने कहा ना वो सेक्रेटरी पैसे लेने के लिए आ जाता है, तो उसके जब आप पैसे बंद करेंगे बंदे का पुत्र बन जाएगा 5 मिनट में। आप ये कहें भाईजान आपको पैसे नहीं मिल रहे, ये तो नीचे जाने हैं, तो वो बंदे का पुत्र बन जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको सेक्रेटरी को पैसे दे देने हैं और सेक्रेटरी से आगे दे देने हैं पंजाब गवर्नमेंट को, आप दे देने हैं सीट के चीफ मिनिस्टर को। आप उनके पैसे बंद कर दें, वो एकदम आपके दरवाजे के सामने आके बैठ जाएंगे। ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि ये जो अगर आप पिछले 30-40 साल देखें, इसमें ये हुआ है कि बाय डिफॉल्ट हम सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं बगैर बजाय डिसेंट्रलाइज होने के। अगर आप डिलीवरी के मैकेनिज्म में देखें तो हर चीज स्कूलिंग एवरीथिंग वजीर आला साहिबा कर रही हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि मेयर लाहौर कहाँ है?
मेयर लाहौर कहाँ है, मुझे बताए ना। किसी ने सवाल किया कि मेयर लाहौर कहाँ है, मेयर पिंडी कहाँ है। क्या दुनिया में कहीं होता है कि मेयर लाहौर, मेयर बड़े सिटी का नहीं हो? तो सर हम बुनियादी, हम बेसिकली हिपोक्रेट हैं। हम सच नहीं बोलना चाहते। हम आर्टिकल 140A को इन्वोक नहीं करना चाहते। और हम ये चाहते हैं कि वजीर आला जो हैं, ये सिर्फ मेरे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं समझता हूं जो हम बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल कागजी कार्रवाई है। और ऑन अ लाइटर नोट मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ लतीफ साहब, आप चारों, अगर आप बुरा नहीं माने, तो जो लोग लोकल कौम पाकिस्तान में रहती है ना, इन्होंने कभी तारीख में अपने आप को खुद गवर्न किया ही नहीं। तो ये गवर्निंग जानते ही नहीं है। इनको कभी मुगल ने गवर्न किया है, कभी गोरे ने गवर्न किया है, कभी पठान ने गवर्न किया है। पंजाबी नेशन और सिंधी नेशन ने कभी तारीख में अपने आप को गवर्न नहीं किया। तो अब आप स्टूडेंट को, पहली क्लास वाले को पढ़ा रहे हो कि भाई गवर्नेंस किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो अब वो जरा थोड़ा टाइम लगेगा, शायद हो सकता है कभी नहीं सीखे, क्वाइट पॉसिबल कि वो बच्चा फेल हो जाए शुरू, बिल्कुल। तो रंजीत सिंह, जियाउल हक और नवाज शरीफ के अलावा कभी कोई बादशाह नहीं आया इस इलाके में अपना लोकल, ठीक है। तो अब इस कौम को सिखाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो वो, अब सवाल मेरा ये है कि आपका इलाज ये है, आप मुझे नदीम साहब आप एक बताएं कि आपने कभी प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पे गुफ्तगू की है? सही कह रहे हैं। कभी की है? किसी को पाकिस्तान में पता है कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन पंजाब का क्या है, उसमें डिवीजन ऑफ मनी किस तरह हो रही है? लाहौर का मेयर क्यों नहीं अपॉइंट हो रहा आज तक? क्यों नहीं है लाहौर का मेयर? मुझे समझा दें। वाई एवरीथिंग इज मरियम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल, इमरान खान, बजदार। तो सर बुनियादी मसला ये है कि गवर्नेंस हम करेंगे, अगर गवर्नेंस के साथ डिलीवरी नहीं होगी तो फिर इररेलेवेंट है बातें करना। सब सारी बातें इररेलेवेंट है ना सर। नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि हमें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब आइन में आर्टिकल 140A में लिखा है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, तो अब फाइनेंशियल डिवोल्यूशन नहीं करना चाहते और नहीं कर रहे हैं। मैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध रह चुका हूं। जब मैंने अपने वजीर आला से पूछा कि मुझे पीएफसी सिंध दे दें, तो उन्होंने कहा सर वो डॉक्यूमेंट कहीं पड़ा होगा, मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने पूछा कब लास्ट टाइम रिवाइज हुआ था? उसने कहा तकरीबन 15 साल पहले रिवाइज हुआ था, वो कहीं मिल जाएगा आपको, पीएफसी सिंध का किधर है। तो अब आप मुझे समझा देना, मैं इस पे क्या गवर्नेंस करूंगा सर, मैं क्या उनको समझाऊंगा? अच्छा सर, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको लाइटर नोट पे कहता हूँ। मैं एक जमाने में बन गया मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू। मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू जो होता है उसके पास एक पावर होती है लैंड अलॉटमेंट की भी। तो उसमें जो नोटिफिकेशन इश्यू होता है उसमें लिखा होता है मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द पावर टू अलॉटमेंट ऑफ लैंड। अच्छा सुने, आगे सुने, मैं आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग। अच्छा मैंने कहा यार ये एक्सक्लूडिंग क्यों लिखा होता है? उसने कहा जी जब से पाकिस्तान बना है आज तक कभी किसी वजीर आला ने ये अलॉटमेंट ऑफ लैंड की पावर जो कि रेवेन्यू की है कभी डिवॉल्व ही नहीं की। हमेशा जब मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू बनता है वो हमेशा एक्सक्लूडिंग द पावर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ लैंड होता है। अलॉटमेंट ऑफ लैंड हमेशा से वजीर आला की प्रोगेटिव है। तो सर मैं आपको पूरी किताब लिख दूंगा इसके ऊपर कि ये हमारी हिपोक्रेसी कहाँ खड़ी है। मैं तो मिनिस्टर रह चुका ना, मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द पावर टू अलॉट ऑफ लैंड। तो सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमारे पास हमारा 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए कि आप लोकल बॉडी के इलेक्शन कराएं। और जो बात कर रहे हैं ना सलमान साहब, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उनको पॉलिटिकल पार्टियां मर जाएंगी जिस दिन आप उन्हें कहेंगे लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं, वो फॉल हो जाएंगी। मैं आपको कह रहा हूं दे विल डाई। उनको पता है कि लोकल बॉडी इलेक्शन कराएंगे तो उनकी सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी। अच्छा और देखिए, लोकल बॉडी इलेक्शन, जी मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि अगली बारी जैसे शायद ने कहा वी डिस्कस पीएफएम, उसके बाद आई थिंक वी शुड डिस्कस लोकल गवर्नमेंट, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट शिप साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट लोकल गवर्नमेंट भी इन्होंने उसमें बड़ा गंद डाला हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट कुछ लगाते हैं, फिर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उसको रन करता है, फिर डीसी भी साथ होता है, फिर कमिश्नर भी नाइब नाजिम होता है, फिर नाजिम हो जाता है, फिर तो वो भी आई थिंक लोकल गवर्नमेंट को भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है, पीएफएम को भी क्लैरिफाई करने की जरूरत है। पीएफएम को भी इन्होंने बड़ा क्लाउड किया हुआ है। पीएफएम करते हैं, फिर डिप्टी कमिश्नर कहते हैं तू स्पेंड करेगा, ये स्पेंड नहीं करेंगे, तो ये एक और तमाशा होता है। हाथ में पावर खुद रखते हैं, तो ये भी एक तमाशा है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी जो शाहजी ने कहा वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद लॉ मेकिंग बड़ी जरूरी चीज है। आई थिंक एक बात जो अभी रेज की थी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो पॉलिटिशियन ने अपने हाथ में, जैसे सिविल सर्विस में अभी एक रिफॉर्म इन्होंने किया है
इन्होंने कहा जी कि एज हमने 35 साल कर दी है और 5 दफा पे ध्यान दे सकते हैं। मेरा मतलब मुझे तो समझ नहीं आती है क्या इन्होंने रिफॉर्म किया है। एज 35 साल और 5 दफा रिफॉर्म, बंदा रिफॉर्म 35 साल तक इम्तिहान देता रहे, फिर सिविल सर्विस में आके क्या करेगा? वो यही करेगा ना, चोरी करेगा और क्या करेगा। तो एक ये चीज है। तो चले ये सब चीज सिविल सर्विस रिफॉर्म बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक चीज बताइए जो सब्जेक्ट पे आ जाए, इस पे पीएसटीपी जो बात हो रही है, पीएसटीपी बात शाह जी पिछली बार आपने कहा था प्लानिंग कमीशन, आप क्या रिफॉर्म सजेस्ट करेंगे? can I नहीं, just I ओके, think शायद last time हमने ये तकरीबन फैसला कर लिया था कि पीएसडीपी होना ही नहीं चाहिए। पीएसडीपी इज नॉट प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग को रखना है किसी शेप और फॉर्म में, तो वो तो आपने प्लान करना है हाउ टू ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी। क्या रिफॉर्म एजेंडा क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स कैसे इम्प्लीमेंट कैसे करने की जरूरत है। और वो अगर इंडिया की भी प्लानिंग का जो अदारा है वो भी एक रिफॉर्म कमीशन है इन अ वे। सो आई थिंक ये बड़ी जरूरी, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि रिफॉर्म्स, क्योंकि हमें बहुत डीप रूटेड रिफॉर्म्स चाहिए, हर चीज में चाहिए। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म एजेंडा होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट हो के प्लानिंग ने अपने सामने रखा होना चाहिए, और उसमें सारों की ओनरशिप होनी चाहिए। इट शुड बी अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज ओन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड द पॉलिटिकल पार्टीज एंड एवरीबडी। उसके अलावा तो आप कुछ मतलब you are going to be beating about the bush. So Pakistan, अगर we are the 5th largest country in the world, तो अभी तक हमें तो ये भी नहीं पता कि किस डायरेक्शन में जाना है। लोकल गवर्नमेंट ने क्या करना है, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या करना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या करना है, तो उसी में हम फंसे हुए हैं ना। सो आई थिंक द मेजर थिंग जो तुमने पहले भी बात की कि ये प्लानिंग का काम ये रिफॉर्म्स के ऊपर होना चाहिए था और फाइनेंस को नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल सही बात है कि रिफॉर्म वो ही कर सकता है जिसके पास ताकत हो। तो अगर आपने प्लानिंग को रिफॉर्म का कस्टोडियन बनाना है और वो उसने एक रिफॉर्म एजेंडा तैयार करना है, रिफॉर्म स्ट्रेटजी बनानी है, तो देन यू विल हैव टू एम्पावर इट। Then you will have to have the prime minister behind it and the political parties and everybody behind the whole thing for it to be implemented। और फिर उसकी आपने वैल्यूएशन भी करनी है और वो ये भी देखना है कि इम्प्लीमेंट कोई चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, और रिफॉर्म्स का क्या फायदा हुआ क्या फायदा नहीं हुआ। सो आई थिंक we need to do all of that, and that for that we need to have a very good planning division जिसमें ये सारा रिफॉर्म एजेंडा तैयार हो और उसमें कैपेसिटी भी हो टू कम अप विद द डेटा एंड आल्सो विद द स्ट्रेटजीज एंड get them coordinated and approved and make sure that they are implemented as well। नदीम साहब, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बात जो आप बात कर रहे हैं ना रिफॉर्म एंड प्लानिंग की, इसमें एक हिस्टोरिकल फैक्ट है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मेरा ख्याल है कि वो जो एक्सपेरिमेंट था वो गलत नहीं था, मगर वो एक्सपेरिमेंट चला नहीं। 2018 में विद द कंसेंट ऑफ द पीपल्स पार्टी पीटीआई एंड द देन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिस्टर कमर जावेद बाजवा, एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। और वो इमरान खान के लिए सुपरा कैबिनेट थी। उसका चेयरमैन जहांगीर तरीन था और उसमें 4 मेंबर थे और उसका एक मेंबर मैं भी था। ठीक है। और हमारा काम ये था कि हम प्लानिंग और डेवलपमेंट 4 आदमी बैठकर एक कमरे में इस रिफॉर्म और प्लानिंग को देखेंगे, और कैबिनेट की कोई बिलावजह की चीजें नहीं होंगी, और कैबिनेट जो होगी वो टेक्निकली कोई चीज नहीं करेगी जब तक वो इस चीज से गुजर के नहीं जाएगी। इसका नाम था स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन यूनिट। और वो उसने अपना काम शुरू किया, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी और आजम खान वगैरह से ब्यूरोक्रेसी से हमारी जंग हो गई और हम अपने इस्तीफे पकड़ के घर आ गए। ठीक है।
मेरा जाती व्यू है कि आपका जो आज का निज़ाम है कि आपको एक इस तरह का 4-5 आदमी का स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन यूनिट बनाना पड़ेगा, जो कि रिफॉर्म और प्लानिंग दोनों को देखें और जो कैबिनेट की गलतियों को या कैबिनेट की बिला वजह की चिक-चिक को ख़त्म करे और प्राइम मिनिस्टर के साथ सुपर कैबिनेट हो, जो कि बताए उसको कि सर प्लानिंग में ये गलती हो रही है, ना कि वो बैठकर वहाँ पे सियासी फैसले करें। ये मॉडल आप हमारा था, हमने 1 साल चलाया, मगर क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल नहीं थे और पार्टी हमें पसंद नहीं करती थी, फौज हमारे साथ थी और उसके मगर जब पार्टी ने और ब्यूरोक्रेसी ने हमारी ज़िंदगी अज़ाब की, हम अपने बिस्तर बैग पैक करके घर आ गए। जी शायद अच्छा, 3 क्विक पॉइंट्स। आई थिंक लेट्स फर्स्ट बी क्लियर कि एक अगली दफा के लिए एक एजेंडा आइटम कर लें। बिल्कुल ठीक। लेट्स फोकस ऑन दैट प्लीज। 3, क्योंकि 2-3 बातें की गई, मैं उस पे वेरी क्विकली, हम कह तो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, आई एम ऑल एवरी वन ऑफ अस, वो कोई इस पे लंबी बहस की जरूरत नहीं है, बट इट शुड रेज अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मुझे ये बताएं कि ये जो गैस फील्ड्स हैं, ये फिर किसकी होंगी? लोकल गवर्नमेंट की होंगी कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होंगी? बेसिक इश्यूज हैव टू बी एड्रेस्ड। सर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होंगी। नहीं, क्यों होंगी? नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, ये बड़ी क्लियर सर आप देखें ना, ये आपका व्यू है ना सर, डिसाइडेड है शाहिद साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा एक हुआ है। सेकंड बात तो सुन लो ना यार। ऑल आई एम सेइंग इज लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन दीज थिंग्स। हाँ बिल्कुल नॉट सेइंग मैं फैसला कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दीज आर बेसिक क्वेश्चंस that we need to ask as part of the local government। अभी local government में बात नहीं हो रही। सेकंड, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, हम सबको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर में डिपेंड करता है, और जो बात सलमान ने भी की है कि यार ये जो भी चीज इंस्टीट्यूशन बनेगी, where does it stand in the hierarchy? आज प्लानिंग कमीशन में कौन अपनी ट्रांसफर करवाना चाहता है? नो वन, because the idara doesn't have that kind of clout in the system। ठीक है ना? क्लाउड किसके पास है? हम सबको पता है SIFC के पास है। So in other words, if you create that kind of structure, institutionalize it in a way कि सबको पता हो कि ये इदारे ने फैसले करने, तो फिर आगे चलेगी। पर उसके साथ बड़ा बुनियादी अगला सवाल यही है कि there is, whether we like it or not, there is an existing PSTP, और उसके बारे में भी वो फैसले करने वाले हैं। सो वी कैन वांट समथिंग बट एट द सेम टाइम टेक अ डिसीजन। ऐसा मेरा सवाल आपसे देखिए डिफरेंट है। पीपल्स पार्टी गवर्नेंस में कभी अच्छी नहीं समझी जाती, बट स्टिल कराची में मेयर है, अच्छा बुरा जैसा भी है, और वो थोड़ा बहुत काम कर रहा है। लाहौर में मेयर क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है। शबर देखो यार, देखिए मेरा मकसद है कि हम थोड़ा हिपोक्रेसी करें ना, हम मरियम नवाज को क्यों नहीं कहते कि मेयर बनाओ? पॉइंट टेकन। यार वो पॉइंट, देखिए ना, ये तो जाती है ना, ये तो हिपोक्रेसी है ना कि आप नवाज शरीफ को वो डेमोक्रेसी कर रहे हैं और वो मेयर लाहौर नहीं बनाते। किस बात का लाहौर शहर है जब मेयर के लिए आप जैसे 3 बड़े शहरी आवाज नहीं उठा रहे? सही कह जी शायद। इस वक्त शबर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि यार प्लीज focus on one area and then we can have a... नहीं, मैं ये नहीं कह रहा शाहिद साहब, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम खुद भी तो उसको कंसीड कर देते हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ, क्या चीज कंसीड कर देते हैं? आपने कंसीड किया, आपका मेयर लाहौर कहाँ है? अच्छा नदीम यार, आई हैव टू गो, अगर तुम रैप अप कर सकते हो। जस्ट कैन आई मेक द फाइनल पॉइंट? Go ahead. आपने जो बात की ना कि वो कि डिस्क्रेशन कि जिसको मर्जी लगा दे ना, उस पर भी जरूर बात कर लें। बात ये है कि ये फिर कौन करेगा ना? वन वे जैसे दुनिया करती है, रैटिफाइड बाय पार्लियामेंट। केड़ी पार्लियामेंट? ये नेशनल असेंबली भी उन्हीं की पार्टी के, सो दे विल से यस। शुड इट बी द सेनेट? सो आई जस्ट लीव इट एंड से लेट्स पिक अप अ टॉपिक and just let's do it. Otherwise we will go from one topic to the other. That's my plea, that's all. I have made a list of 6 or 7 topics जो हम बारी-बारी करेंगे। एक तो पहले जो अगली बारी करना है, which is very good, it will coincide with the budget too, which will be the public financial management, which will be budget, which will be taxation, expenditure, ये सब कुछ rolled into one। तो अगली बारी सिर्फ उस पर फोकस होगा और कुछ नहीं। ये जो preliminary meetings थी, they were for mainly trying to fix an agenda, and I think we are getting there।
दूसरी उसके बाद जो बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट में पॉइंट्स दैट यू आर मेकिंग एंड लोकल गवर्नमेंट की कॉन्फ़िगरेशन, ये वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। ये लोग लोकल गवर्नमेंट लाते हैं उसी किस्म की जहां के एहसन इकबाल अपने बेटे को बिठा देगा और वो अपने बेटे को बिठा देगा, वो फलाना अपने बेटे को बिठा देगा, और जनाब नीचे क्या कहते हैं वो सिस्टम डिप्टी कमिश्नर लाएगा। तो आई थिंक वो भी हमें थोड़ा सा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल रन्स ऑल द लोकल गवर्नमेंट्स इन पंजाब, तो मतलब ये चीजें हमें सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी। अब लोकल गवर्नमेंट में सिविल सर्विस नहीं है, विल इट बी द लोकल फेडरल सिविल सर्विस, विल इट बी अ लोकल गवर्नमेंट सिविल सर्विस? तो ये इश्यूज दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, आई एम नॉट जजिंग देम हियर। नंबर 2, फिर उसके बाद बात करेंगे हम, जैसे शाह जी ने कहा पॉलिटिकल पार्टीज एंड लॉ मेकिंग वगैरह की, ये क्या है, उस पर बात करेंगे। नंबर 3 हम बात करेंगे, अगर रिफॉर्म की बात करेंगे तो रिफॉर्म इम्प्लीमेंट कैसे होगा, किस तरह होगा, रिफॉर्म हवा में तो नहीं ना, तो वी हैव टू हैव अ प्रोसेस फॉर रिफॉर्म। तो हमने प्रोसेस देखना है लॉ मेकिंग और रिफॉर्म का। उसके बाद हमने सिविल सर्विस रिफॉर्म को हम बाद में देखेंगे कि सिविल सर्विस क्या होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इट्स टाइज इन द लोकल गवर्नमेंट, कि सिविल सर्विस जो है आपकी, क्या फेडरल सिविल सर्विस फेडरल में रहेगी, क्या लोकल गवर्नमेंट की सिविल सर्विस अलग होगी कि नहीं। फॉर एग्जांपल I remember the chief financial officer of Chicago was paid more than even the treasury secretary and the central bank governor. अब वो they can set their own fees. Police commissioner of Chicago was paid a huge amount. वो अपनी contracting करते थे, and so that's वो एक बात है। जो PFM की बात करनी है उसके साथ हम देख लेंगे कि NFC की बात करनी है कि नहीं करनी। तो I think these are about 5 or 6 topics that we can take up one by one. और फिर उसके बाद जो ये बात हुई थी अभी अपॉइंटमेंट्स की, आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे मुल्क में मेरिट की अपॉइंटमेंट्स हो नहीं सकती। ये जो सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ के एक सिविल सर्वेंट बैठ जाते हैं और 3 वो कोई बाहर के बंदे बैठ जाते हैं, फिर वो अपनी मर्जी का बंदा लगा लेते हैं। बाहर बंदा वही लगता है जो शुरू में लगना होता है, जैसे शायद यू रिमेंबर दैट इंसिडेंट, देयर इज ओनली वन गॉड, वो बंदा वही लगता है। वी हैव टू टेक दिस इशू अप। अच्छा, बोर्ड्स, जो बोर्ड्स लगते हैं, बोर्ड्स में फॉर एग्जाम्पल मैंने कभी अच्छे बंदे नहीं देखे, बोर्ड्स में सिर्फ वही पुराने क्रोनीज लगते हैं। So these are all issues that we have to talk about because quite frankly हमारा सिस्टम जो है ना वो broken, and yes, so when we talk about governance, तो अगली बारी we'll talk about PFM, public financial management, budget, इस किस्म की चीजें, उसके अंदर फिर उसके बाद लोकल गवर्नमेंट, उसी में NFC PFC आ जाएगी। We'll talk about parties and their democracy पे things, then we'll talk about law making and reform, and then we'll talk about the civil service reform. If you all agree, I think we'll set up this agenda and move on and prepare yourself for discussing the PFM next time. Thank you. Thank ठीक है you. जी? Thank you. Thank you. Good. Thank you.